Bismillahirrahmanirrahim. Theorem number 10.1, lecture number 7 for 10 class. If a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point. ये एक सर्कल है, ये पॉइंट ओ इसका सेंटर है और ए बी एक सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। ओ सी इसका रेडियल सेगमेंट है। ओ सी चूँकि इसका रेडियस है तो इस सेगमेंट को हम रेडियल सेगमेंट कहेंगे। तो इफ़ ए लाइन इज़ ड्रान, अगर एक लाइन हम ड्रा कर लें परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल बनाता है, किसके साथ? टू ए रेडियल सेगमेंट, एक रेडियल सेगमेंट के साथ 90 का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल बनाता है एक सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक रेडियल सेगमेंट है, ये एक रेडियल सेगमेंट है। अच्छा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। अगर इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, अगर हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रा कर ले किसी रेडियल सेगमेंट की एंड पॉइंट, ओ सी रेडियल सेगमेंट है, ओ सी का एंड पॉइंट जो है वो पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी पर हमने एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलरली ड्रा कर दिया। इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर दिया परपेंडिकुलरली एक रेडियल सेगमेंट पर, तो ये टेंजेंट होगा। ये बात हमें प्रूव करना है। इट इज़ टेंजेंट टू दी सर्कल एट दैट पॉइंट, इसी पॉइंट सी पर हम जो लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं परपेंडिकुलरली, तो ये टेंजेंट होगा। गिवन में है ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, विद ए लाइन ए बी एक लाइन है, विच इज़ परपेंडिकुलर, जो कि 90 का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल बनाता है। टू द रेडियल सेगमेंट, इस रेडियल सेगमेंट ओ सी एक रेडियल सेगमेंट है, ओ सी एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इस रेडियल सेगमेंट के दरमियान या बीच या किसी और जगह पर नहीं, बल्कि इसका आखिरी सिरा जो है ये एंड पॉइंट, इस पर हमने ड्रा कर दिया। एट इट्स आउटर एंड पॉइंट सी, दैट इज ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए बी इज़ ए टेंजेंट टू द सर्कल, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर दिया इस रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पॉइंट पर परपेंडिकुलरली, तो ये एक टेंजेंट होगा। ये बात हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, टेक एनी पॉइंट डी, हमने इस ए बी सेगमेंट पर इस पॉइंट सी के अलावा एक और पॉइंट ले लिया, पॉइंट डी। टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी अदर देन सी, सी के अलावा हमने एक और पॉइंट डी ले लिया इस ए बी पर। जॉइन ओ टू डी, और फिर ओ को हमने इस पॉइंट डी के साथ मिला लिया। ये कंस्ट्रक्शन में है। प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ जिसमें स्टेटमेंट है और रीजंस है। ओ सी, चूँकि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के या ए बी परपेंडिकुलर है ओ सी की, एक ही बात है। ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो क्या होगा? सो दी ट्राइंगल ओ सी डी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी परपेंडिकुलर है ओ सी पर, लिहाजा ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 की हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी हेंस मैयर एंगल ओ सी डी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर, और इसी तरह फिर बनेंगे एंगल 1, ये एंगल की निशानी है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एक्यूट एंगल्स। ये एंगल 1
ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे और ये एंगल जो है ये 90 का एंगल है। एक ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 की हो सकती है, बाकी दोनों जो है बाकी दो एंगल्स एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 से कम होते हैं, यानी मेजर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एक्यूट एंगल, दोनों का मजमुआ 90 के बराबर होगा। ये बात भी है गिवन में है। 10 मेजर एंगल OCD इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 2। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल C 90 की एंगल है, तो एंगल C जो है बड़ी एंगल है एंगल 2 से, एंगल C बड़ी एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 का एंगल है और किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 की हो सकती है, और अगर ये C 90 एंगल है तो ये बड़ा होगा, क्योंकि बाकी दो जो है वो एक्यूट एंगल है, वो छोटे होंगे। मेजर एंगल OCD इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 2, और अगर ये 90 एंगल है तो ये ये जो एंगल 2 है इससे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 का एंगल है और ये एक्यूट है, तो 90 एंगल बड़ी होती है एक्यूट एंगल से, तो मेजर एंगल OCD बड़ा है मेजर एंगल 2 से। हेंस एंगल OCD इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल 2 इज़ एन एक्यूट एंगल। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एंगल OCD एक राइट एंगल है और ODC ये एक्यूट एंगल है। एंगल OCD इज़ ए राइट एंगल एंड एंगल 2 इज़ एन एक्यूट एंगल। इसीलिए अगर ये एंगल C 90 डिग्री एंगल है और सबसे बड़ा एंगल है, तो इस बड़े एंगल के सामने जो साइड होगा वो भी बड़ा होगा। ये एक थ्योरम है कि बड़े एंगल के सामने साइड भी बड़ा होगा। एंगल C बड़ा है, इसके सामने जो साइड OD है वो भी बड़ा होगा। एंगल 2 छोटा है, लिहाजा इसके सामने जो साइड है वो भी छोटा होगा, OC वो भी छोटा होगा। ये बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। 10 मेजर एंगल OCD इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 2। OCD एंगल, ये जो OCD 90 की एंगल है ये बड़ी है किससे? एंगल ODC से, ODC से बड़ी है, यानी एंगल 2 से बड़ी है। तो इसलिए बड़े एंगल के सामने साइड भी बड़ा होगा और छोटे एंगल के सामने साइड भी छोटा होगा। तो देयरफॉर ये जो 3 डॉट्स है इसका मतलब है देयरफॉर मेजर OD यानी साइड OD जो है वो बड़ा है मेजर OC से। क्यों? क्योंकि OC जो है वो छोटे एंगल के सामने है और OD जो है वो बड़े एंगल के सामने है। यहाँ पर लिखा है इन ए ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। इन ए ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ये बतौर प्रूफ, बतौर आर्गूमेंट रीज़न दिया गया है। बट लेकिन यहाँ पर एक बात आ जाती है कि OC इज़ द रेडियल सेगमेंट। OC एक रेडियल सेगमेंट है और हमने इससे पहले ये साबित किया कि OD बड़ा है OC से, लेकिन OC तो रेडियल सेगमेंट है। अगर OC से OD बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये OC अगर बड़ा है OC से तो पॉइंट D कहाँ पर है? बट OC इज़ द रेडियल सेगमेंट विथ C एज इट्स आउटर एंड। OC रेडियल सेगमेंट है और C इसका आखिरी एंड पॉइंट है, आउटर एंड है। तो इसका मतलब है कि D लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इस रेडियल सेगमेंट का C आखिरी पॉइंट है, इस रेडियल सेगमेंट का पॉइंट C आखिरी पॉइंट है। और इस OC से अगर OD बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट D, ये साइड, ये जो साइड है ये साइड OC ये बड़ा है OD से। अगर OD से बड़ा है, OC से बड़ा है और C इसका आखिरी हिस्सा है, तो लाजमी बात है कि ये D जो है, ये D जो है इस C से बाहर पड़ा है, तो बाहर को हम कहते हैं एक्सटीरियर। देयरफॉर D लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और अगर D बाहर है और ये पॉइंट D के साथ टच हो रहा है AB, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन सेगमेंट था उसने सर्कल का जो रेडियल सेगमेंट था उसको
ओ सी उसका पॉइंट सी एक्सटीरियर पॉइंट था, पॉइंट सी पर इस लाइन सेगमेंट ए बी ने इस सर्कल को टच किया। अब अगर दूसरा कोई पॉइंट टच करता है, अब अगर ये लाइन दूसरा कोई पॉइंट टच करता है तो वो पॉइंट इस सर्कल से बाहर होगा, और अगर सर्कल से बाहर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन सेगमेंट सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है इस सर्कल का। ये लाइन सेगमेंट इस सर्कल का एक ही पॉइंट टच करता है। अगर दूसरा पॉइंट टच करता है तो वो तो सर्कल से बाहर होता है। और यही डिफिनीशन है टेंजेंट की, कि अगर एक लाइन किसी सर्कल की एक पॉइंट को टच करता है तो वो टेंजेंट होगा। तो ये बात हमारे सामने आ जाती है। Therefore, point D lies in the exterior of circle. Hence, AB meets the circle at one and only one point C. जिसका मतलब ये हुआ कि ए बी अगर टच करता है दूसरा कोई पॉइंट सी के अलावा तो वो सर्कल से बाहर होगा, इस जिससे हम ये मतलब अखज़ करते हैं कि ये जो लाइन ए बी है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इस सर्कल को टच करता है। द लाइन ए बी टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट सी। AB meets the circle मतलब touch the circle at one and only one point C. Therefore, जिससे ये मतलब आखस हुआ कि AB is a tangent to the circle. AB is a tangent to the circle. इसके बाद जो दूसरा थ्योरम है वो इस थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स जो आखिरी पॉइंट है उससे शुरू होगा और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पर ख़त्म होगा। उसमें हमें एक लाइन दिया होगा, वो टेंजेंट होगा और हमें साबित करना होगा कि ये इस रेडियल सेगमेंट को टच करता है, वो इसका कन्वर्स होगा जो दूसरा थ्योरम है। थैंक यू वेरी मच।